ही कुछ ना कुछ मुलाकात हम लोग यहाँ आपसे कराते ही रहते हैं, कुछ ज़रूरी जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी जो समय है स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जब आते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है उनके लिए माहौल, वो समझ नहीं पाते कि किस तरह से उन्हें अभी तैयारी करनी है। तो इसी सिलसिले में आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर चांदिल सर, डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स यूनिवर्स। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो चस्का 95 FM में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स और फेसबुक पर जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए अपना एक छोटा सा परिचय। मैं फाउंडर ऑफ फिजिक्स यूनिवर्स ग्वालियर। मेरे करेंटली 2 इंस्टीट्यूट ग्वालियर में रन कर रहे हैं, एक लक्ष्मीबाई कॉलोनी और दूसरा सिटी सेंटर कैलाश विहार। 2 इंस्टीट्यूट हैं और ग्वालियर में मैं लगभग 12 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों को लगभग 12 वर्षों से शिक्षा दे रहा हूँ। और बहुत सारे विद्यार्थी मेरे इंजीनियरिंग और मेडिकल में सेलेक्ट हो चुके हैं और अच्छी अच्छी पोजीशन पर इंडिया में और इंडिया से बाहर भी हैं। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके बहुत सारे विद्यार्थी इंडिया और इंडिया से बाहर भी पोस्टेड हैं, और तो किस ये स्टूडेंट्स वाकई डिफरेंट थे या इन पे आपको मेहनत करने में बहुत मुश्किल हुई? मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ईजी वे में निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाने में बहुत टीचर की मेहनत हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ग्वालियर का, और ग्वालियर से पहले कोटा, दिल्ली, अलग अलग नेशनल लेवल के ब्रांड पर जैसे मैंने जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट तो सब एक जैसे ही होते हैं, बट स्टूडेंट कब बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाते हैं ये महत्वपूर्ण है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 10th क्लास के बाद अपनी लाइफ में चेंज करते हैं, कई नहीं कर पाते, 11th 12th में बिगड़ जाते हैं और वो 12th के बाद अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, कॉलेज में पहुंच के लाने की कोशिश करते हैं। कई कॉलेज भी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब उनकी जॉब रहती है उसमें बड़ा चेंजेस लाते हैं। तो लाइफ के फेजेस हैं, वो किस फेज में अपने आप को चेंज करता है इम्पोर्टेंट है। जो विद्यार्थी 11th 12th में अपने अंदर चेंज लाता है वो निश्चित रूप से 11th के 12th के बाद एक अच्छे कॉलेजेस को लेता है और अच्छी पोजीशन पर पहुंचता है और अच्छी जॉब भी उसे मिलती है। तो जो सारे बच्चे एक जैसे, ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट बच्चा अलग है कि डफर अलग है, बट ये है कि जो बच्चा समय के साथ चीज़ों को मान रहा है, टीचर की बात को फॉलो कर रहा है, टीचर के अनुसार चीज़ों को पढ़ रहा है, तो डेफिनेटली बदल जाता है। क्योंकि एक क्लास में वो बच्चा होता है जो सबसे ज़्यादा स्कोर करता है, एक क्लास में होता है वही बच्चा होता है वो सबसे नीचे आता है, जबकि टीचर ने तो दोनों बच्चों को एक जैसा पढ़ाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस, टीचर तो सबके लिए एक जैसा है, बट बच्चे के अंदर बदलाव की ज़रूरत होती है कि कब अपने अंदर से बदलाव करे, कब उसे लगे कि हाँ मेरी ज़रूरत है और मुझे अपनी लाइफ में चेंज करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट होता है। जी, तो लिसनर्स, इस चर्चा को मैं और आगे बढ़ाऊंगी उससे पहले मैं आपको शुरुआत में बता देती हूँ कि ये चर्चा स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास है, बहुत ज़रूरी है। तो आप जुड़ना चाहें, अगर जुड़ सकते हैं तो कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर 409595 पर। साथ ही हम फेसबुक पे भी लाइव हैं, आप वहाँ भी कमेंट देने में सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आज जो हमारा चर्चा का मेन मकसद ये है कि इस समय एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो इस टाइम थोड़ा डिप्रेसिव हो जाता है। तो इससे कैसे बाहर आए, वो किस तरह से अपनी तैयारी रखें और कैसे रिलैक्स होके, टेंशन फ्री होके अपने एग्जाम्स को दें, उसके लिए बताइए। जैसे हम 12th क्लास के बच्चों की बात करें जी, तो 12th और 10th दोनों के एग्ज़ाम आ गए हैं। जी, मतलब अब 10 to 12 डेज बचे हुए हैं, 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। इस पीरियड में बच्चे को बड़े संयम से तैयारी करना चाहिए, और जो पहला पेपर है उससे कम से कम 6-7 दिन पहले उसकी तैयारी चालू कर देनी चाहिए, और वही पोर्शन करना चाहिए इस समय बहुत ध्यान से, कि जो हमने अच्छे तरीके से तैयार किया है, साल भर जिसे हमने पढ़ा है उसे प्रॉपरली रिवाइज करें, इवन लिखकर रिवाइज करें, देखकर नहीं लिखकर रिवाइज करें। जब हम लिखकर रिवाइज करेंगे तो पेपर की जो गैप में हम करेंगे तो वो और बेहतर होगा। अगर हम सिर्फ पन्ने पलटेंगे तो शायद हम उतना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। हर सब्जेक्ट का अपना एक तरीका है। फिजिक्स जैसे मैं बात करूँ तो फिजिक्स में डेरिवेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है, न्यूमेरिकल्स भी रहता है। थ्योरी बच्चा अपने मन से सोच के भी लिख सकता है, फिजिक्स की थ्योरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बड़े आसानी से लिख सकता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर थ्योरी कम रहती है, जैसे न्यूमेरिक मैथ्स है उसमें थ्योरी कम रहती है, न्यूमेरिकल्स पोर्शन ज़्यादा रहता है, बायो में थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक अलग अप्रोच होती है, उसे अलग तरीके से तैयार किया जाता है। लेकिन जो चीज़ हमें याद नहीं होती उसे लिख के निश्चित रूप से देखना चाहिए बच्चों को।
और तैयारी तो इस समय लगे रहना चाहिए। लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी बच्चों को करना चाहिए। पेपर की गैप में तो 12 घंटे की स्टडी मिनिमम है, लेकिन 12 घंटे की स्टडी के साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि बच्चे को 7 घंटे सोना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 घंटे से पढ़ना ही चाहिए, 7 घंटे अच्छी नींद भी होनी चाहिए। 7 घंटे के अलावा जो बचे हुए 5 घंटे हैं उसमें इंजॉयमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेकर उसे बच्चे को पढ़ना भी चाहिए, तैयारी भी करनी चाहिए। जी सर, जैसा आपने कहा सोना भी ज़रूरी है, तैयारी कम से कम 7 दिन पहले शुरू करनी चाहिए। लेकिन वो 7 दिन पहले शुरू करें या 2 दिन पहले शुरू करें, उनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है कि अभी तो ये भी नहीं पढ़ा, अभी ये भी रह गया है, अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कैसे कवर करें? ये तो पेपर वाली रात को भी लगेगा और पेपर देने जाएंगे उससे पहले भी लगेगा कि हाँ मेरा कुछ रह गया है, हमेशा लगेगा रह गया है। पेपर वाले को थोड़ी ना पता है कि आपने क्या छोड़ा है और क्या नहीं पढ़ा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जब हमें सब कुछ आता है फिर भी एक डर तो होता ही है। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है, हमारा डर अपनी जगह होना भी चाहिए। एग्ज़ाम का डर कोई ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा जितनी पोर्शन को उसने साल भर पढ़ा है उसी पोर्शन पे ही ज़्यादा ध्यान दे। कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता उसे नहीं है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए बच्चे के 2 चैप्टर रह गए, उसने नहीं पढ़े, तो बस वो इतना करे कि उसमें प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए उन्हीं को सॉल्व करे, उन्हीं को देख ले। ज़्यादा उसे उस पर स्ट्रेस देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो प्रेशर लेके रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाएगा। अच्छे रिजल्ट के लिए एक रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आप रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और पेपर भी अच्छा आएगा। जी सर, जब सेशन शुरू होता है स्कूल का या कोचिंग का, बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं हमेशा कि हम इस बार अच्छे से करेंगे और हम उस हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे भी। लेकिन टाइम टेबल पर वो खड़े नहीं उतरते हैं, जो खुद ही बनाते हैं लेकिन खुद ही उसमें कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं कि उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाते। तो टाइम टेबल जो बच्चे बनाए वो किस तरह से बनाए? मैम देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चा जब कोचिंग ज्वाइन करता है तो उसे पता नहीं होता साल कैसी निकलेगी, लेकिन साल भर में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं बच्चे की लाइफ में जो उसकी लाइफ में स्टडी के पार्ट पर डिस्ट्रक्शन पैदा करती हैं। उसकी फ्रेंड सर्कल, उसकी कोचिंग। सपोज किसी बच्चे ने शुरुआत में कोचिंग ज्वाइन की थी, उसे एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आई, वो सब्जेक्ट उसका बेकार हो गया। एक सब्जेक्ट उसे समझ नहीं आ रहा, बाकी के 2 सब्जेक्ट और बिगड़ रहे हैं इसी चिंता में कि उसे एक वो सब्जेक्ट नहीं आता। ऐसे कई डिस्ट्रक्शन होते हैं। कई ऐसे होते हैं जो बच्चों के पर्सनल लेवल पर भी डिस्ट्रक्शन पैदा होते हैं, जिनकी उनकी पढ़ाई की डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। मतलब साल भर कंसिस्टेंसी के साथ बच्चा नहीं पढ़ पाता तो निश्चित रूप से पेपर से पहले उसे स्ट्रेस फील आता ही है, उसे लोड फील आता है कि हाँ मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ, मुझे पेपर सॉल्व करने में दिक्कत आएगी निश्चित रूप से। जी। तो सर, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, मतलब ये बहुत ही सामान्य समस्या है कि बच्चे बहुत लंबी सीटिंग नहीं कर पाते पढ़ाई के लिए। तो किस तरह से अपनी सेटिंग बढ़ाएं कि वो काफ़ी टाइम तक पढ़ते रहें, फिर वो उन्हें याद भी बना रहे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने, और ये समस्या बहुत सारे विद्यार्थियों की रहती है। ऐसी स्थिति में बच्चों को, अगर मैं मानता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर 2 घंटे की सिटिंग रखता है तो उसके बाद वो ब्रेक कर रहे हैं आधा घंटे का। अगर वो आधा घंटे का जो ब्रेक कर रहा है ना, उस ड्यूरेशन में वो 2 घंटे जो पढ़ा है उसके बारे में सोचे मैंने पढ़ा क्या है ना, पूरा सोच के देखे और उसे बिना मतलब रजिस्टर खोले दोबारा लिख के देखे कि मैंने 2 घंटे में इसे क्या सीखा और क्या पढ़ा। इस तरीके से पढ़ाई करें। प्लस मैं कहता हूँ अगर बच्चा कहता है 2 घंटे नहीं बैठ पा रहा हूँ, 1 घंटे तो बैठ पा रहा हूँ, आधा घंटे तो बैठ, वो आधा घंटे बैठे, उस आधा घंटे में जो पढ़ा है उसको अगले 15 मिनट में उसको रिवाइज करें। फिर आधा घंटे बैठे, फिर वो 15 मिनट में उनको रिवाइज करें। धीरे 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 उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेटिंग बढ़ेगी। सारा खेल है इंटरेस्ट का। जब तक इंटरेस्ट नहीं आता तो टाइम का पता नहीं चलता। मतलब इंटरेस्ट आने के बाद टाइम तो कट जाता है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आता तो हमारे लिए आधा घंटे भी बैठना टफ हो जाता है। ऐसे समझिए कि स्टूडेंट्स को पता है कि आज हमारे टीचर की क्लास 1.5 घंटे की है, जैसे 1.5 घंटा हो जाता है बच्चे समझते हैं आप छोड़ने वाले हैं सर। उसके बाद सर अगर 10 मिनट भी एक्स्ट्रा रोकते हैं तो बच्चों को लगता है यार अब ज़्यादा हो रहा है, तो बच्चा स्ट्रेस लेता ही नेचुरल। तो बच्चे को जो पढ़ाई करनी चाहिए वो अगर रेगुलर नहीं बैठ पाता तो ब्रेक कर करके स्टडी करनी चाहिए। 1.5 घंटे फिर ब्रेक, फिर 1.5 घंटे फिर ब्रेक। 1 घंटे बैठ सकता हो तो 1 घंटे बैठे। डजंट मैटर कि उसे कॉपी नहीं करनी कि एक बच्चा 3 घंटे बैठता है, मैं 3 घंटे नहीं बैठ पाता हूँ।
ये हर बच्चे पर डिपेंड करता है, हर बच्चे की एबिलिटी अलग होती है, हर बच्चे की जो मेमोरी पावर होती है वो अलग तरीके से अप्रोच करती है, हर बच्चे की थिंकिंग पावर भी अलग होती है। तो सारे बच्चे अंदर से सब सेम है बायोलॉजिकल, लेकिन काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, इसलिए उन बच्चों के परिणाम भी अलग अलग आता है। तो लिसनर्स, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इंजीनियर चानिल सर, डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स यूनिवर्स, जो यहाँ बच्चों की एग्ज़ाम्स को जो स्ट्रेस होता है उस पर बात कर रहे हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं चर्चा में तो कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर 40095995 पर। साथ ही हम रेडियो चुस्का के फेसबुक पर से भी लाइव हैं, आप वहाँ भी कमेंट के जरिए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सर, अगर हम एड्रेस की बात करें तो बच्चों को आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपके कोचिंग सेंटर्स है? बाकी मैं बता दूँ। मेरा हमारे जो सेंटर है, एक तो लक्ष्मीबाई कॉलोनी नियर पड़ाव, दूसरा सेंटर हमारा सिटी सेंटर में है। हाँ, दोनों जगह ही हमारा सेंटर रन कर रहे हैं जी। तो लिसनर्स, मैं ये भी बता देती हूँ कि सर के 2 एड्रेस हैं, लक्ष्मीबाई कॉलोनी पड़ाव और दूसरा है कैलाश विहार सिटी सेंटर। तो आप वहाँ जाकर भी सर से मिल सकते हैं, उनको अपनी एजुकेशन को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें बता सकते हैं। साथ ही आप सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का फ़ोन नंबर मैं आपको बता रही हूँ, 9109169847। आई रिपीट, 9109169847। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सर की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सर, फिजिक्स किसी को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, किसी को फिजिक्स में होता है, किसी को मैथमेटिक्स में होता है, लेकिन अपने सब्जेक्ट चाहे वो फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें इंटरेस्ट कैसे बनाएं अपना, किस तरह से उनका उसमें इंटरेस्ट जगे, उनको लगे कि हमें पढ़ना है, ताकि उनकी सिटिंग बने। किसी बच्चे का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है टीचर। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स अच्छा होता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिक्स अच्छा होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको केमिस्ट्री फेवरेट होती है, कुछ बच्चों की बायो फेवरेट होती है। वो टीचर सब्जेक्ट को कितना इंटरेस्टिंग बनाता है, किस तरीके से समझाता है, अपनी लाइफ में कैसे जोड़ के दिखाता है, क्योंकि सब्जेक्ट इज जस्ट लाइक अ साइंस। हमारी ये सब साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब साइंस है, और ये हमारे आसपास में ज़्यादा दूर नहीं है। जो चीज़ हमारे आसपास में उसको सीखने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं, आसानी से सीख सकते हैं, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा होती है वो डेफिनेटली अच्छा कर जाते हैं। बात रही सब्जेक्ट इंटरेस्ट की, क्या होता है, जैसे बच्चे को अगर मैथ्स पसंद है तो वो मैथ्स पे समय ज़्यादा देता है और दूसरे सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देता, तो निश्चित रूप से वो सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। जिन बच्चों को फिजिक्स समझ में आती है और अच्छा लगता है तो वो फिजिक्स को समय देते हैं दूसरे सब्जेक्ट। तो बच्चे क्या सोचते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसी क्यों नहीं है, केमिस्ट्री मैथ्स जैसी क्यों नहीं है, मैथ्स केमिस्ट्री जैसी क्यों नहीं है। सब ये सोचने के चक्कर में, अगर ये सब एक जैसे होते तो 3 सब्जेक्ट ही नहीं होते, 4 सब्जेक्ट ही नहीं होते। ये सब्जेक्ट अलग अलग इसलिए क्योंकि सबका टेस्ट अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग है, सबका सीखने का तरीका अलग है, सबको अलग अलग अप्रोच से सीखा जा सकता है ना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद रखनी पड़ती हैं, कई ऐसी होती हैं जिनको कॉन्सेप्चुअली सीखना पड़ता है। तो मैं कह रहा हूँ हर सब्जेक्ट का अपना, कई ऐसी चीज़ होती है जो प्रैक्टिस से डेवलप, जैसे मैथ्स है प्रैक्टिस से डेवलप किया जाता है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो स्पीड होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिजिक्स प्रैक्टिस से ज़्यादा है विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है। अगर आपकी विजुअलाइजेशन थिंकिंग पावर अच्छी है, आप अच्छा देख पाते हैं, सोच पाते हैं, है ना, चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर, तो डेफिनेटली आपकी फिजिक्स भी अच्छी होगी, है ना। तो सबका अपना सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट है, आप जैसा तरीके से पढ़ते हैं उस हिसाब से इंटरेस्ट आने लगता है। सर, सिलेबस के हिसाब से अगर बच्चे पढ़ाई करें तो किस तरह से वो करें, इसके बारे में? बच्चों को जो करंटली पेपर चल रहा है, जैसे मान लीजिए अभी 12th बोर्ड के और 10th बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, तो उनका जो ब्लू प्रिंट है उसे देखें, उनके मॉक टेस्ट देखें, 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन देखें कि अभी तक 10 साल से सीबीएसई बोर्ड कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर दे रहा है। एमपी बोर्ड की भी बात करूँगा, सेम वही बात है जो सीबीएसई के, वही एमपी बोर्ड के लिए, चाहे बच्चा 10th का हो चाहे 12th क्लास का हो, इन दोनों ही विद्यार्थियों को पेपर प्रीवियस पेपर 10 ईयर के जरूर से सॉल्व करना चाहिए, जिससे उसे आइडिया लगेगा कि 2023 का पेपर कैसा आने वाला है। तो डेफिनेटली उस बच्चे को पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए 10 ईयर के, चाहे बच्चा 10th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो, ये जरूर कंपलसरी करना ही चाहिए। जी। बच्चों का एक बहुत बड़ा फियर रहता है कि उन्हें अच्छी स्कोरिंग करनी है,
लेकिन उन्हें उतना ही याद रह पाता है और उसमें से भी काफ़ी सारा कुछ एग्ज़ाम्स में वो रह जाता है, 50 का 25 ही रह जाता है। तो अच्छी स्कोर उनके लिए बच्चे किस तरह से तैयारी करें? मैम सब्जेक्ट के पेपर में एकेडमिक्स जो पेपर्स होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, हम क्वेश्चंस कॉपी की शुरुआत कैसे करें। जैसे कई बार क्या हुआ, पेपर आया, पेपर में मान लो 30 क्वेश्चंस आए, मैंने कभी 6 क्वेश्चन किया, फिर 9th कर दिया, 11 कर दिया, 5 कर दिया, 7वां कर दिया, 21 कर दिया, 25 कर दिया, पहला कर दिया। मतलब ये अनसिमेट्रिकल, मतलब कोशिश करे बच्चा कि अपनी कॉपी की जो इम्प्रेशन हो बहुत अच्छा हो, जो भी लिखा हो बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन लिखा हो, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर हो, जो चीज़ पूछी गई हो वही लिखी गई हो, उल्टा सीधा घुमा फिरा के नहीं लिखा गया हो। वो पूछ रहा है आपसे 2 लाइन की चीज़, आप 10 लाइनों से एक्सप्लेन कर रहे हो, उसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब चीज़ें हमें जब भी एक्सप्लेन करनी है तो टू द पॉइंट करनी है और उसके हिसाब से करनी है जैसी वो मांग रहा है। मतलब हमें ज़बरदस्ती ऐसा कोशिश नहीं करना कि मतलब उसे गुमराह करने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर चेक करने वाला सब जानता है कि बच्चे ने उसे गुमराह किया है कि नहीं किया। और दूसरी चीज़, जहाँ ज़रूरत है डायग्राम की, प्रॉपर डायग्राम बनाइए, जो उसने पूछा वो पहले लिखिए, है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मुझे नॉलेज है मैं सब लिख दूंगा, उसने क्या पूछा मैं उसकी नहीं सुनूंगा, तो इस कारण से वो टाइम भी खराब करते हैं, अपना इंप्रेशन भी खराब करते हैं। कॉपी चेक करने वाला समझ जाता है कि बच्चे ने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो पूछा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, आपने कौन कौन से स्टेप्स लिखे हैं, जो पूछे उसे लिखा है कि नहीं लिखा, मार्किंग उसी के हिसाब से होती है निश्चित रूप से। प्लस एग्ज़ाम देने से पहले उसे उस एग्ज़ाम जैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मैम अभी हमने अपने बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और हमने उसी पैटर्न से कराया जिस पैटर्न से बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। हमने प्रॉपर तरीके से बच्चों को रोल नंबर दिया, एडमिट कार्ड इशू किया, एडमिट कार्ड लेके बच्चे स्कूल्स गए। ग्वालियर नेटिव बर्ड स्कूल में हमने सेंटर रखा, बच्चों के जिस तरीके से नोटिस बोर्ड पर बच्चा रोल नंबर ढूंढता है, ऐसे हमारे विद्यार्थियों ने रोल नंबर देखे। जो प्रोसेस थी, लाइन लगा के बच्चा एक एक करके अंदर जा रहा था, प्रॉपर तरीके से चेकिंग चल रही थी, प्रॉपर तरीके से सेटिंग अरेंजमेंट था। मतलब एक बच्चे को फील दी हमने कि ओरिजिनल एग्ज़ाम भी इसी पैटर्न का होगा, क्योंकि जब साल भर बच्चा एग्ज़ाम देता है तो कोचिंग में वो स्ट्रेस उसे नहीं आता, बहुत रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देता है। लेकिन हमने बच्चे को रिलैक्स होकर नहीं, उसे वो फील दी जो ओरिजिनल एग्ज़ाम में आने वाली है। तो वो सेम इन्वायरमेंट हमने देने की कोशिश की और बच्चों को बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया। बच्चों ने बताया कि सर ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बिल्कुल ओरिजिनल एग्ज़ाम जैसी फीलिंग आई थी। बच्चा पहले पहुंचा था, हमने 9 बजे एग्ज़ाम बोला था, टाइमिंग थी 9 की, लेकिन बच्चा पहुंच गया 7:30-8 बजे पहुंच गया। सेम फीलिंग तो एग्ज़ाम हॉल में ही होती है। हाँ, नहीं तो अगर हम बात करें एग्ज़ाम, कोचिंग का एग्ज़ाम देने आता है तो बच्चा 15 मिनट 20 मिनट पहले आ जाता है। ये फ़र्क रहता है ओरिजिनल एग्ज़ाम और उसमें। सर हमारे शो के पहले कॉलम से जुड़े हैं, हम सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा श्रीवास्तव है। कृष्णा, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल ये है कि सर मेरा 12th कंप्लीट होने वाला है और सर मेरा 12th में होने वाला है और मुझे है ना मेरा मैथ का, मुझे IITI की तैयारी करनी है। मुझे आपके बैचेस के बारे में जानकारी चाहिए कि आपके बैचेस न्यू स्टार्ट कब से हैं। आपका 12th इस साल 12th देने वाले हैं आप, राइट? सर इस साल आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं, राइट? सर थोड़ा लाउड आप इस साल 12th के एग्जाम्स देंगे? हाँ सर, हाँ आप 12th के एग्जाम देंगे। क्या आपके पास मैथ्स लिया है आपने सब्जेक्ट? हाँ मेरा मैथ था। हाँ जी। आप इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जाना चाहेंगे? हमारे इंजीनियरिंग फील्ड के लिए जो बैचेस स्टार्ट होते हैं आफ्टर 12th क्लास, अप्रैल फर्स्ट वीक में हमारे 12th स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें हम लोग JEE की प्रिपरेशन कराते हैं। 1 साल का कोर्स होता है पूरा, 1 साल तक पूरी प्रिपरेशन कराते हैं, जिसमें 11th और 12th दोनों क्लास का सिलेबस पूरा कम्प्लीटली कराया जाता है। जी जी। और कोई जानकारी? जी नहीं। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। थैंक यू। तो लिसनर, इस तरह से आप भी जुड़ सकते हैं चर्चा में। करना क्या है, बस फ़ोन उठाना है, नंबर घुमाना है 40095995 पर। साथ ही हम फेसबुक पेज से भी लाइव हैं, वहाँ भी कमेंट के जरिए अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर चांदिल सर, डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स यूनिवर्स। और अगर आप सर से जुड़ना चाहते हैं, सर की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सर का एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं आपको दे रही हूँ। सर का एड्रेस है एड्रेस 1 लक्ष्मीबाई कॉलोनी पड़ाव और एड्रेस 2 कैलाश विहार सिटी सेंटर ग्वालियर
और सर का फ़ोन नंबर है 9109169847। आई रिपीट 9109169847। ये सर का नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरीज हैं आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं। सर अगर मैं आपकी बारे में जानना चाहूँ तो आप कितने वर्ष से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मैम मुझे 19 वर्ष हो चुके पढ़ाते पढ़ाते, और इन 19 वर्षों में अलग अलग तरह के विद्यार्थी मिले, अलग अलग थिंकिंग वाले मिले, और मैंने देखा कि कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होता जिसे बदला नहीं जा सकता। जी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिले जिनका पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और उन्हें मतलब भी नहीं था, बिगड़े हुए कह सकते हैं ना, कि मतलब ऐसे लफंगे टाइप के भी बहुत थे। लेकिन कई बार उन विद्यार्थियों ने बदलाव किया तो वो आज बड़े बड़े पैकेज पे बैठे हुए। मतलब बदलाव की शुरुआत हो तो सब संभव है, वो कभी भी हो सकती है। अगर एक बार ठान लो तो संभव सब होता है। सर कॉलर है हमारे बीच में। हेलो हेलो मैम। हेलो नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, स्वागत है आपका। सवाल कीजिए सर से। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरा भाई है सर, उसको फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, मतलब उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में, तो वो समझ नहीं पाता है और ज्यादा मतलब इम्प्रूव नहीं हो पा रही है उसकी फिजिक्स। तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए? मैम सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो भाई है जिस टीचर पर पढ़ता है, एक बार उन टीचर से जाके संपर्क करना चाहिए और अपनी समस्या को उस टीचर के सामने रखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो अगर समझ नहीं आया तो वास्तव में सबसे टफ हो जाएंगे और सब्जेक्ट, क्योंकि सबसे सरल सब्जेक्ट तो फिजिक्स ही है। क्यों? ये डेली रूटीन में हमारे आमने सामने 24 घंटे है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, वो भी एक फिजिक्स है ना। मैं जहाँ बैठा हूँ उसमें पूरी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, सब फिजिक्स के ही पार्ट है ना। तो सब चीज़ फिजिक्स है। मतलब लाइफ में जितने भी इमोशन सब कुछ चल रहा है वो सब फिजिक्स का ही हिस्सा है। आप मान के चलिए, ये जो चीज़ हमें सामने दिख रही है उसे फिर भी वो समझने में दिक्कत आ रही है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। तो मेरा मानना है कि पहले तो आपका भाई अपने टीचर्स, जिन टीचर से पढ़ रहा है उनसे जाके मिले, और अगर उसकी फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कीजिए। हम आपकी निश्चित रूप से हेल्प करेंगे, आपके भाई को कुछ ना कुछ अलग डायरेक्शन में गाइड करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उसको पढ़ने का तरीका आ जाए। कई बार क्या होता है, बच्चे को तरीका नहीं पता होता, क्योंकि 10th तक पढ़ा हुआ बच्चा सिर्फ नोट्सों को देखकर ही याद करता है और ऐसा एज इट इज लिखाता है। लेकिन 11th क्लास में नोट्सों को देख के पढ़ाई नहीं की जाती, पढ़ने का तरीका पूरा अलग होता है। तो कई बच्चों को यही नहीं आता पढ़ा कैसे जाता है, तो पढ़ने का तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। तरीका आपने सीख लिया, थिंकिंग पावर डेवलप कर ली, चीज़ें इम्प्रूव होने लगेंगी, चीज़ें दिखने लगेंगी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, है ना। अगर आपको लगे तो हमारी कोई भी हेल्प है, आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। कोई और सवाल आपका? नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। सो जैसा कि आपने बताया कि 19 वर्षों का आपको एक्सपीरियंस है और आप 19 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपने किस तरह के उतार चढ़ाव या चीज़ें देखी, क्या नोटिस किया, आपके अनुभव के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? हमने देखा कि मतलब जब हमने स्टार्ट की टीचिंग फील्ड में आए तो बच्चा पढ़ने की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस तो रहता था। आज बच्चे की एक्टिविटी पढ़ने के अलावा अदर फील्डों में भी इंक्रीज हुई है। पहले मोबाइल में बच्चा ज़्यादा यूज टू नहीं रहता था, घर में एक मोबाइल होता था, धीरे धीरे घर में 2 मोबाइल आने लगे। अब धीरे धीरे घर में जितने मेंबर हैं उतने मोबाइल हो गए, आज जितने मेंबर उससे ज़्यादा मोबाइल हो गए। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो बिजीनेस है सोशल मीडिया की तरफ बढ़ी। आज की डेट में इम्पोर्टेंट पढ़ाने से ज़्यादा हो गया बच्चे को पढ़वाना, क्योंकि सब्जेक्ट तो सब जगह पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा हुआ है, कोई कमी नहीं किसी चीज़ की। बट बच्चे को बैठाल के पढ़वाना, उसे रेगुलर लगा के रखना, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना, उसकी प्रैक्टिस को बनाए रखना, ये इम्पोर्टेंट हो गया। उसे लिखवाने की प्रैक्टिस करवाना, ये इम्पोर्टेंट हो गया। बच्चा कुछ 2 साल के कोविड ने बच्चों के साथ बहुत बड़ा लॉस किया है, जिससे इनकी एजुकेशन का अच्छा खासा लॉस हुआ है। कहीं ना कहीं बच्चों का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा डाउन तो गई है इन 2 सालों के अंदर हुआ है निश्चित रूप से। तो ऐसा देखने को हमें इतने सालों के उसमें अनुभव मिला। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि बच्चा बनना चाहे तो सब बन सकता है, सही हाथों में अगर दिया जाए तो।
मतलब टीचर का रोल बहुत बड़ा रोल रहता है कि बच्चा वो टीचर उसे मोटिवेट करता है कि डिमोटिवेट करता है। मैंने कहा ना, हर बच्चा मैंने कई बच्चे इतने शरारती देखे जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक संबंध नहीं था, ऐसे बच्चे भी आईआईटी में पहुंचे। ऐसी बच्चियां भी थी जिनका पढ़ाई से कोई कनेक्शन नहीं था, ऐसी बच्चियां भी एम्स में जाके पहुंची। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा काम टीचर है, प्रयास करना है। हम 100 बच्चों में अगर प्रयास करेंगे तो अगर उसमें हमारे 25 बच्चे का भी करियर बनता है तो 25 बच्चे 2500 बच्चों को बदलने की हिम्मत रखते हैं। तभी हम जब समाज को 25 को बदल पाएंगे तो समाज बदल पाएगा, समाज बदल पाएगा तो निश्चित रूप से देश भी बदल पाएगा। हमारा प्रयास हमेशा पॉजिटिव होता है। हम ये मानते हैं कि क्लास में पढ़ाई हुआ हर बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये मालूम है कि वो 2 साल हमसे पढ़ जाता है तो मेहनत करना जरूर सीख जाता है कि मेहनत कैसे कहते हैं। कई बार हम लोगों को ये नहीं पता होता मेहनत की डेफिनेशन क्या होती है, हमें पता ही नहीं होता मेहनत करते कैसे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो विद्यार्थी 2 साल मेहनत करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में सिलेक्ट होना हो आईआईटी में, चाहे एनआईटी में ना पहुंचे, चाहे मेडिकल कॉलेज में ना पहुंचे, लेकिन वो लाइफ में कुछ ना कुछ करने लायक तो हो ही जाते हैं। और उन्हें विश्वास हो जाता है क्योंकि उनकी ये 2 साल की मेहनत उन लोगों को बड़े सपने देखना सिखा देती है। तो बच्चा जब बड़े सपने देखने लगता है तो निश्चित रूप से प्रयास भी उसके बड़े होने लगते हैं। यही कहना चाहूँगा मैं कि बच्चे को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में ही काम करना चाहिए। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि मतलब टाइम ये है कि हम जितने फैमिली में लोग हैं उससे ज़्यादा हमारे में फ़ोन्स है, लेकिन फिर भी आजकल एजुकेशन भी फ़ोन से ही लोग ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस और ये सब, तो ये कितनी सही है कि ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है या ऑफलाइन? अब इतना नहीं लोग पढ़ते हैं। ये माना कि कोविड ने थोड़ा सा चीज़ें ख़राब कर दी, लेकिन अब लोग ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो एक फ़ोन का इस्तेमाल वो इसलिए भी कर रहे हैं कि हमने पढ़ाई करनी है। नहीं मैम, आप जैसे कोविड के बाद सारा मूड ऑफलाइन पर आ गया, ऑनलाइन तो वो विद्यार्थी पढ़ रहा है जिसके पास सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, कोचिंग लगाने के लिए पैसा नहीं है, या वो ऐसी जगह रहता है जहाँ पर उसे कोचिंग अवेलेबल नहीं है। आज की डेट में ऑनलाइन की ज़रूरत ही नहीं है। और 15 से 17 साल का बच्चा ऑनलाइन पे जाता है तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें डली हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि बच्चा कंट्रोल कर पाएगा। तो मेरा पेरेंट्स से भी यही कहना है, जो पेरेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, अपने बच्चों को मोबाइलों पर थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखें। अगर हमने उनके मोबाइल पर कंट्रोल बनाए रखा और उन्हें कहा कि जब आप कुछ कर जाओगे तो हम निश्चित रूप से आपको इससे बड़ा मोबाइल और सारी सुविधाएं देंगे, तो निश्चित रूप से हम बच्चे को बदल पाएंगे। क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। बच्चा तो वास्तव में बच्चा होता है ना। तो हमें सिर्फ एक समझाने भर की देर होती है, पर हम उसे सही डायरेक्शन दें, सही तरीके से समझाएं। और मैं उन पेरेंट्स से ये भी कहना चाहूँगा कि समझाने का काम पेरेंट्स का थोड़ा सा कम हो जाता है। जब बच्चा 15 से 17 वर्ष की उम्र का होता है तो ऐसे बच्चों को मेंटोर से समझाते हैं, टीचर से समझाते हैं, या उस व्यक्ति से समझाते हैं कि जिसकी वो बात मानता है। मान लीजिए घर पे बच्चा, फादर बच्चे से कुछ कह रहे हैं और नहीं सुन पा रहा, तो उन फादर को प्रयास अपने थ्रू नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे के थ्रू से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्टीमेटली बच्चे का मानना जरूरी है, ये मानना नहीं किससे मानता है। मेरे पास कई बार पेरेंट्स आते हैं, मुझसे आके कहते हैं कि सर आप ही समझाइए, आपकी बात वो मानता है। मैं जैसे ही कहता हूँ बात मानने लगता है बच्चा। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किसने कहा, इम्पोर्टेंट है कि बदलाव आया ना, ये इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी लाए बदलाव। और मुझे लगता है कि दुनिया में हर एक इंसान का कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी बात वो मानता है, इसलिए निश्चित रूप से बदलाव संभव है। जी सर, अगर फिजिक्स में जिन स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स कुछ रह जाते हैं चैप्टर्स, तो वो उनको कैसे कवर करें? अगर किसी भी स्टूडेंट्स के कोई भी चैप्टर रह गए हैं और मान लीजिए उसने वो किए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं किए, तो ये तो बात सही है कि इस समय करना तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप पूरे चैप्टर्स पर काम करें। इससे बेहतर ये है कि उस चैप्टर में आए हुए 5 साल 10 साल के क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं, उनकी एक बार प्रैक्टिस कर ले ढंग से, उनको लिख के देख ले। जिस टाइप के क्वेश्चन हो, डेफिनेशंस हो, उनकी प्रैक्टिस कर लो, न्यूमेरिकल्स हो तो भी प्रैक्टिस कर लो, डेरिवेशन हो तो उनको लिख के प्रैक्टिस करके देख लो। बस इतना ही करना होता है। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं उन चैप्टरों को जो आपने आज तक नहीं पढ़े।
हाँ, जो आपने पढ़े हैं उनको तो आप रिवीजन अच्छी तरीके से कर ही सकते हैं ना। एक इशू ये भी रहता है स्टूडेंट्स में कि किस बुक से पढ़ा जाए, कोई कोई कुछ सजेस्ट करता है, कोई कुछ सजेस्ट करता है, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनमें रह जाता है। तो अगर आप बुक्स की बात करें तो आप क्या रिकमेंड? मैं बोर्ड्स के लिए तो बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि बोर्ड के लिए उसे सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी ही प्रेफर करनी चाहिए, इससे बेस्ट कोई बुक ही नहीं होती है ना। एनसीईआरटी अगर बुक लेता है और जो उसके टीचर ने उसे पढ़ाया है, साल भर कोचिंग की है, वो पढ़े और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख ले कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा कर ले। जैसे मान लीजिए मैंने 10 साल को सैंपल 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकाले, उनके सॉल्यूशन देखे, उनकी प्रैक्टिस में लिख के कर लूँगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। 3 घंटे का पेपर, पता चली कि मुझे 2 घंटे, वो 2 घंटे, सवा 2 घंटे, 2.5 घंटे में हो गए। वो क्यों? क्योंकि मैं उनकी प्रैक्टिस कई बार करके गया। कई बार बच्चा एग्जाम में लिखता है, भूल जाता है, फिर बैठा रहता है, सोचता है, फिर भूल जाता है, फिर अगले क्वेश्चन में जाता है तो उसका याद आता है, फिर वो उधर आता है। ऐसा भी होता है। ऐसा का होता है लेक ऑफ प्रैक्टिस। अगर उससे प्रैक्टिस की कमी है, नॉलेज की नहीं, प्रैक्टिस की कमी है, तो निश्चित रूप से हो जाएगा। नॉलेज अलग है, प्रैक्टिस अलग है। तो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे 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 नॉलेज भी इम्प्रूव होती जाएगी। सर, फिजिक्स यूनिवर्स एक बहुत मतलब 19 वर्ष से आप रन कर रहे हैं, बहुत ही पहचाना हुआ एक इंस्टीट्यूट है, तो वो किस तरह से बाकी और संस्थानों से डिफरेंट है? किस तरह से आप की प्रोसेस है पढ़ाने की, उसके बारे में बताइए। मैम, पहली चीज़ तो मैं ग्वालियर में 12 वर्ष से हूँ। इससे पहले मैं बाहर कोटा, दिल्ली, जयपुर, अलग अलग सिटी में पढ़ाया हूँ। मैं औरों से अलग ये करने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़, बच्चे के दिमाग में डर नहीं है। बच्चे को अगर क्लास में क्वेश्चन पूछना है तो बीच क्लास में मुझसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पहली कोशिश करता हूँ कि बच्चा कभी भी पढ़ते वक्त डरे ना, क्योंकि जो विद्यार्थी क्लास में बैठे डर जाए वो कभी सब्जेक्ट नहीं सीख सकता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा विद्यार्थी कभी क्लास में सीखते वक्त उसे डर ना हो टीचर का। वो बीच क्लास में कोई भी क्वेरीज उस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकता है। ये फैसिलिटी मैं बच्चे के दिमाग में देखता हूँ। एक दूसरी चीज, कोई भी टॉपिक की शुरुआत हम बच्चे की जिंदगी से चालू करते हैं कि उसकी लाइफ में वो टॉपिक कब आता है। कोई भी लॉस, फिजिक्स लॉस से भरी पड़ी हुई है ना, फिनोमेना से भरी पड़ी है, उसकी लाइफ में कहाँ कहाँ आई है, पहले उसे लाइफ में दिखाने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज, फिर जो लॉस आए हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं। चौथे नंबर पर उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो भी कुछ होता है ना, उसे लाइव दिखाने की क्लास में कोशिश करते हैं। और लाइव जब चीज़ें देखी जाती हैं तो बच्चे के दिमाग में एक लंबे समय तक वो सेव हो जाती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। मतलब हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया है बच्चे के ऊपर। मतलब अगर मैं अपने पार्ट की बात करूं तो बच्चा मुझे रात के 10 बजे भी फ़ोन करता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। बच्चा ये मानता है कि यार चांदिल सर हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है। यही उसका कॉन्फिडेंस है जिसके दम पर बच्चा मुझसे पूछने की हिम्मत रखता है। तो कभी भी बच्चे को डर नहीं। बच्चा कितना भी छोटा क्वेश्चन पूछता है, मैं उससे प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करता हूँ कि बेटा इसको ऐसे ऐसे करिए। ऐसे नहीं कि उसे इंसल्ट कर दी, आज इंसल्ट करूँगा कल बच्चा मेरे पास प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा। आज छोटी लाया, कभी ना कभी तो बड़ी भी प्रॉब्लम आएगा। तो अगर हमने उसका हिम्मत और हौसला पहली छोटी प्रॉब्लम में गिरा दिया तो आगे कभी प्रॉब्लम नहीं लाएगा, और प्रॉब्लम नहीं लाएगा तो कभी सोच नहीं पाएगा, और सोच नहीं पाएगा तो बच्चा हमारा वहीं स्पॉइल हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं बच्चे की हिम्मत को बढ़ाने की कि बच्चा क्लास के बीच में भी डाउट पूछे, क्लास के बाद भी पूछे, हमेशा टीचर के साथ कनेक्ट रहे। ये कोशिश करते हैं। सर, कॉलर है मान लीजिए। हेलो हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैं रवि बात कर रहा हूँ। रवि, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि सर मेरा छोटा भाई है, तो सर अभी क्या इस साल वो 11th में आएगा, तो मैं फिजिक्स के लिए उसको ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए सर कोई नया बैच है या फिर अभी से ज्वाइन कर सकता है? फिजिक्स के बारे में जानकारी चाहिए। अभी आपके भाई 10th क्लास का एग्जाम देंगे, राइट? जी 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 जी। आप इसके लिए मतलब हमारे एडमिशन प्रोसेस तो चालू हो चुके हैं, है ना। आप कभी भी आकर एडमिशन करा सकते हैं। बट हमारा जो बैच स्टार्ट होगा अप्रैल फर्स्ट ऑफ वीक में स्टार्ट होगा। एडमिशन प्रोसेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है और मतलब अप्रैल फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा।
उसी पैटर्न से सिलेबस पूरा चलेगा, है ना। उसमें 10th के एग्ज़ाम जो क्लासेस स्टार्ट होंगे उसमें रिजल्ट आने तक का वेट नहीं होता, एग्ज़ाम ख़त्म होने के ठीक 10-12 दिन बाद ही हम लगभग क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एडमिशन चालू हो जाते हैं, बच्चों का आना चालू हो जाता है, क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप कभी भी हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। हमारे 2 सेंटर हैं, एक लक्ष्मीबाई कॉलोनी पड़ाव और दूसरा सेंटर है कैलाश विहार सिटी सेंटर। कोई और सवाल रवि जी आपका? हेलो हेलो, शायद हमारा संपर्क कहीं टूट गया। मुझे उम्मीद है रवि जी शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, हमारा संपर्क आपसे नहीं हो पाया है। तो आपको मैं एक बार एड्रेस और फ़ोन नंबर सर का फिर से बता देती हूँ। लक्ष्मीबाई कॉलोनी पड़ाव और नंबर 2 कैलाश विहार सिटी सेंटर ग्वालियर, और सर का फ़ोन नंबर है 9109169847। आई रिपीट 9109169847। आप सर से मिल सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। और लिस्टर्स आपके लिए भी है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर 40099595 पर। साथ ही हम फेसबुक पर से भी लाइव हैं, आप वहाँ भी कमेंट करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर चांदिल सर, डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स यूनिवर्स, जो बहुत सारी बातें एग्ज़ाम्स को और एग्ज़ाम स्ट्रेस को लेकर हमें बता रहे हैं। साथ ही फेसबुक पर भी हमसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र कुशवाहा जी, इंजीनियर चांदिल सर इज़ द बेस्ट टीचर, वो लिख रहे हैं। सर जैसे कि फिज़िक्स यूनिवर्स में आपने जो पढ़ाने का तरीका बताया, लेकिन जो नॉलेज होती है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल से ज़्यादा अच्छी मिलती है। जी डेफिनेटली। तो वो प्रैक्टिकल्स के लिए क्या क्या आपके पास सुविधाएं या हमारे पास मैम पहली चीज़ तो खुद की ही लैब है जी और हम जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स के पार्ट पर जो 11th और 12th क्लास के सिलेबस में आते हैं वो कराने की पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा भी खुद करे। ये भी फैसिलिटी दी है कि बच्चा कभी भी खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है और हम भी उसे क्लास में करके दिखा देते हैं। अभी हमारे यहाँ तो मतलब 11th क्लास को पूरा एक्सपेरिमेंट वे में डेली क्लासेस चल रही हैं, तो एक्सपेरिमेंट ही बच्चों को डेली कराया जा रहा है। और खुद से अगर बच्चा कोई तैयारी मतलब खुद से जो सेल्फ स्टडी भी अगर वो करना चाहे तो वो किस तरह से करे? अगर कई बार मोटिवेशन नहीं मिल पाता उनको, वो डाउन फील करते हैं, तो उसके लिए हमारे स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं कॉलेज के, उनको कुछ मोटिवेट कीजिए आप। कोई भी तैयारी करने के लिए एक मेंटोर की आवश्यकता तो पड़ती है, क्योंकि बिना मेंटोर से हम लोग स्ट्रैटेजी प्लान नहीं कर सकते। स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए कोई ना कोई मेंटोर की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारा टीचर हो, हमारा बड़ा भाई हो, हमारा कोई रिलेटिव्स हो, कोई भी हो सकता है, बट एक मेंटोर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मेंटोर ही हमें गाइड कर सकता है कि चीज़ों को हमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। कई बार हमें पता नहीं होता क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। वो सब चीज़ें हम मेहनत तो करते हैं बट उनके रिजल्ट आउटपुट्स नहीं आते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विदाउट गाइडेंस हम मतलब पढ़ना नहीं चाहिए। मतलब गाइडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है स्टडी इस वाली फील्ड के लिए, कि बच्चे को प्रॉपर गाइड होना चाहिए कि किस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए। सर एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन किस तरह से कराई जाती हैं फिजिक्स यूनिवर्स में? कंपटीशन 11th 12th? मैम कोई बच्चा जब हमारे 11th क्लास में जब ज्वाइन करता है तो 11th और 12th दोनों साल तक हम उसे, अगर वो मैथ्स स्ट्रीम का है तो जेई की भी तैयारी कराते हैं और एकेडमिक्स की भी कराते हैं। तो स्कूल का भी ध्यान रखते हैं कि बच्चा स्कूल में भी अच्छा करे। नंबर 2, अगर बच्चा नीट का है तो नीट प्लस स्कूल दोनों की हम 2 साल तक तैयारी कराते हैं। मतलब इस संडे को हमने अगर एकेडमिक टेस्ट दिया तो अगले संडे को हम नीट का पेपर लेने वाले हैं। अल्टरनेट वीक में हम लोग पेपर्स भी अल्टरनेट कराते रहते हैं। मतलब 2 साल तक बच्चा नीट का और स्कूल पैटर्न का दोनों ही पेपर देता रहता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ साथ लिखने की अप्रोच दिन पर दिन डेवलप हो गई। कई इंस्टीट्यूट, ब्रांडेड इंस्टीट्यूट, वो कभी भी एकेडमिक्स को फोकस नहीं करते, वो सिर्फ कॉम्पिटिशन शब्द बोलते हैं। हमें पता कब चलता है? जब 2 साल होने को आते हैं, बच्चा जब प्री बोर्ड देने जाता है तो प्री बोर्ड से पहले लिख ही नहीं पाता स्कूल, तो उसके पेरेंट्स घबरा जाते हैं। हमारे पास खूब बच्चे आते हैं, हर साल ये आते हैं कि सर इसको कैसे भी करके 2 महीने में इतना कराओ कि 12th ये कर लो। तो बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें आदत पड़ी होती है सिर्फ बबल फिल करने की। राइटिंग वर्क उनका बिल्कुल टूट चुका होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस विद्यार्थी को सब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ सब्जेक्टिव अप्रोच भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा एक ही अप्रोच होगी ना कि इनमें करेक्ट कौन सा होगा। वो अप्रोच बच्चे को भी लॉजिकल और इंटेलिजेंट नहीं बना पाएगी।
जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक इंटेलिजेंसी क्रिएट नहीं होगी। तो सॉल्यूशन खुद से बना के ही बबल टिक करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। आज की जो अप्रोच हो रही है, बच्चा सोचता है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये सोचता है, सॉल्यूशन क्या होगा ये नहीं सोचता, आंसर क्या होगा ये सोचता है। तो इम्पोर्टेंट है सॉल्यूशन क्या होगा। जिस दिन आप सॉल्यूशन पूछने लगे उस दिन आप आंसर अपने आप आ जाना चालू हो जाए। जी सर, एक होता है पेरेंट्स में या स्टूडेंट्स में कि आपका इंटरेक्शन टीचर के साथ कैसा है। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा जिस जगह जा रहा है वो सही जगह है या नहीं, उस तरह की पढ़ाई। तो आप किस तरह स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से अपना इंटरेक्शन बनाते हैं? मैम हम प्रॉपर तरीके से बच्चे और पेरेंट्स और मेरे साथ हम पीटीएम खुद कर रहे हैं। पीटीएम में मैं ही बैठता हूँ, ऐसा नहीं कि हमने किसी स्टाफ के मेंबर को लगा दिया। पीटीएम का मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग, मैं पढ़ाता हूँ, मैं ही पीटीएम करता हूँ। क्योंकि जब तक पेरेंट्स और टीचर और बच्चे नहीं बैठेंगे तब तक उसकी प्रॉपर तरीके से मेंटरशिप नहीं हो पाएगी। तो मैं पेरेंट्स के साथ बैठता हूँ, बच्चों की गलतियाँ होती हैं पेरेंट्स के साथ हम शेयर करते हैं, पेरेंट्स भी हमारे साथ शेयर करते हैं बच्चों की गलतियाँ कि ये क्या गड़बड़ करता है घर पर, किस तरीके से नहीं पढ़ता, किस तरीके से क्या गड़बड़ करता है, तो उसे समझाते हैं। जो बात पेरेंट्स के बच्चे नहीं मानते वो बात हमारी मान जाते हैं बच्चे। तो हम पूरी कोशिश करते हैं बच्चे में बदलाव की। 1-2% बच्चा होता है वो नहीं मानता, लेकिन वो एक समय जरूर आता है जब वो मानता है, वो 2% भी आता है। हो सकता है वो कोचिंग में तब तक ना माने, हो सकता है एक बार नुकसान होने के बाद मानता है, लेकिन नुकसान होने के बाद उसे ये जरूर लगता है कि हाँ अब मुझे बदलना है, और वो प्रयास भी करता है। मतलब हमने देखा कि जो विद्यार्थी अपने कोचिंग पीरियड में नहीं बदल पाए वो आगे जाके बदलते तो हैं, क्योंकि हमें जब मिलते हैं तो वो कहते हैं सर आपने मुझे समझाया था उस दिन, तब मैं नहीं माना लेकिन बाद में मुझे चीज़ समझ आई। क्योंकि 11th और 12th ये 15 वर्ष से 17-18 वर्ष की जो उम्र है वो इतनी सही उम्र है कि यहाँ पर बच्चा बनता भी है बिगड़ता भी है, दोनों काम इसी उम्र के अंदर होते हैं। तो पूरी तरह अगर माता पिता और टीचर चारों तरफ उसका प्रोटोकॉल बना दें तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारे बच्चों को उसके मार्ग से भटकने से बचा सकते हैं और उन विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन देकर उनके सपनों को और उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। सर, काफ़ी वर्षों से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपने खुद अपने इंस्टीट्यूट में या अपनी कुछ चीज़ों में क्या बदलाव आपने अभी तक किया और आप आगे भी क्या योजनाएं रखते हैं, किस तरह के आप और बदलाव चाहेंगे? मैं अपने इंस्टीट्यूट में सबसे पहले बच्चों से पूछता हूँ कि उन्हें ज़रूरत क्या है, तो सारे क्वेश्चन मेरे वहीं से पूरे हो जाते हैं। बच्चे बोलते हैं सर ऐसा होना चाहिए, मैं देखता हूँ कि ये होना चाहिए, मुझे लग रहा है बच्चों के फेवर में, तुरंत कर देता हूँ। जो मुझे लगता है बच्चों के फेवर में नहीं है मैं नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैंने बच्चों को डीपीपी दी, बच्चों ने कहा सर मुझे हमें सॉल्यूशन इसके डाल दीजिए, मैं नहीं डालता। अगर मैं बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए सीट दे रहा हूँ, डीपीपी दे रहा हूँ, मैं अगर उनके सॉल्यूशन डाल दूंगा तो बच्चा सॉल्व कैसे करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे को सॉल्यूशन देना मतलब स्लो सॉल्यूशन इज अ स्लो पॉइजन एंड स्वीट पॉइजन। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन के पीछे पड़े हैं वो आपको शुरुआत में अच्छा लगेगा, लेकिन एक दिन आपके ब्रेन को खत्म कर देगा और जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना यू विल फील जस्ट लाइक अ ब्लैंक, टोटली ब्लैंक फील करेंगे आप अपने आप को। तो मैं बच्चों से मना करता हूँ कि ये नहीं दूंगा मैं आपको सॉल्यूशन। हाँ, आपको जो डाउट्स होंगे मैं शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, क्लास में बताऊंगा एक एक करके। लेकिन मैं अगर 20 क्वेश्चन की डीपीपी दे रहा हूँ, 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे दिए, बच्चा देखेगा नहीं, सोचेगी नहीं, वो सीधे अप्लाई टिक करना चालू कर दे, बोले यस आ गया आ गया आ गया, खुश हो जाएगा। वो कहेगा सर मुझे कोई डाउट ही नहीं है। रास्ते दिखाकर हम उस रास्ते पर चलाएं ये गलत है। उसे खुद रास्ते खोजने लायक बनाइए कि तू अपना रास्ता खुद खोज कि इस सवाल का सलूशन क्या हो सकता है। अगर हमें बच्चों को मजबूत बनाना है, सक्षम बनाना है, तो निश्चित रूप से ऐसा करना पड़ेगा। और हमारी एजुकेशन कुछ सालों से ऐसी भी चल रही है कि जहाँ पर हम बच्चों के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका साइड इफेक्ट आगे आने लगा है। बच्चा जब ग्रेजुएट होकर आगे जाता है कॉलेज में, कॉलेज के बाद प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट कंपनियां ले जाती हैं, कंपनियां जब काम कराती हैं क्योंकि डिग्री लेके पहुंचा है, असली इंजीनियरिंग तो कंपनी में होती है। असली इंजीनियरिंग ये नहीं है, ये तो सिर्फ कागजों की डिग्री है। जब बच्चा कंपनी में पहुंचता है, जब उसे आईटी सेक्टर की कंपनी उसे जो प्रोजेक्ट दे रही है उस पर काम नहीं होता, उसे पता चलता है 2 साल 3 साल बाद, उस समय ब्लैंक हो जाते हैं।
तो आप देखिए करंटली एक रिसेशन का पीरियड भी चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि हमारी भी कुछ सालों की एजुकेशन वो सही डायरेक्शन में नहीं चल रही, तो जिससे कहीं ना कहीं आने वाले यूथ का एक बड़ा नुकसान भी है। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को वो रास्ता नहीं दिखाता हूँ जो सरल एवं आसान है। अगर वो सरल और आसान हुआ तो जीवन कठिन हो जाएगा, अगर आज कठिन है तो कल आसान रास्ता जरूर। ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर। चूँकि सर आपको पूरा ग्वालियर सुन रहा है और हम आपको फेसबुक पर भी देख रहे हैं, तो इस समय एग्ज़ाम्स का जो स्ट्रेस है वो बच्चों को बहुत, तो इससे बाहर लाने के लिए आप बच्चों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे जिसका के माध्यम से, क्योंकि इस समय बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है बच्चों के लिए। इस समय बच्चों को अपने एग्जाम के लिए प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए, डेली सुबह उठना चाहिए अर्ली मॉर्निंग में। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स लाइफ में लगभग सुबह 5 से 6 के बीच में उठ जाना चाहिए। अगर 6 बजे उठता है बच्चा तो आधा घंटे मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन, योगा कुछ भी कर सकता है, जो करे उसकी मेडिटेशन कर सकता है, दैट इज फार गुड। और अपनी ऐसी सेटिंग बनाए कि 2-2 घंटे के स्लॉट बनाए, 2 घंटे पढ़ लिया, आधा घंटे फिर एंजॉय, फिर 2 घंटे पढ़ लिया, आधा फिर घंटे और एंजॉय, इस तरीके से पढ़। अगर वो मॉर्निंग में सुबह 6 से लेके 1 बजे तक के बीच में वो अगर 5 घंटे पढ़ लेता, सेल्फ स्टडी करता है, तो दोपहर में 2 से लेकर रात के 10 बजे तक भी 5 घंटे, बीच में कोई भी 5 घंटे यूज कर सकता है। जैसे सुबह 6 से 8 पढ़ा, 1 घंटे का ब्रेक कर दे, फिर 9 से लेकर 11 बजे तक पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले, है ना। फिर उसे दोपहर में खाना खाने के बाद फिर वो वापस से वही 2 घंटे 3 घंटे पढ़े, फिर ब्रेक कर दे 1 घंटे का, फिर पढ़ ले, उसे पता ही नहीं चलेगा। ऐसा भी नहीं पढ़ना चाहिए। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि रात को पढ़ने बैठ गए 9 बजे, सुबह उठ रहे हैं 3 बजे 4 बजे, कितना पढ़े, क्या आउटपुट आया, क्या कंसंट्रेशन रहा, ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि पेरेंट तो 11 बजे सो गए, बेटे को उठा नहीं पा रहे हैं सुबह। क्यों? वो ये कह रहा है कि नहीं मैं रात को लेट सोया था। अब कब सोया था वो कहता पता नहीं कब सोया था। तो ना तो पेरेंट को पता चल रहा मेरा बेटा कितना पढ़ रहा है, ना बेटे को पता चल रहा, उसको बड़ा रिलैक्स फील आ रहा है। क्यों? कोई उठा नहीं रहा उसे। पेरेंट्स सोच रहे हैं पता नहीं रात को कितने बजे सोया। रात को बच्चा आपके सोने के बाद पढ़ रहा है तो वो ठीक नहीं है। उसके दिमाग में कई तरह के डिस्ट्रक्शन रात के वक्त ही आते हैं। वो सोचेगा चलो सोशल मीडिया का यूज करो, अपने मार्केट से सोशल मीडिया में कब भटक जाए ये आप सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया वाले करते ही कुछ ऐसा है कि आपको पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा भटक जाए। उनका टारगेट ही होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी थ्योरी पे काम कर रही है कि बच्चे को क्या पसंद है वही दिखाया जाएगा बार बार उससे। तो एक 15 से 17 साल 18 साल का बच्चा को जब एक चीज बार बार दिखाई देगी तो उसको भटकने में देर नहीं लगेगी, तुरंत भटक जाएगा। क्या फ्रेंड सर्कल के साथ कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, चैट चल रही है, क्या चल रहा है, कितनी कनेक्टिविटी है, किस डायरेक्शन में, ये बहुत मायने रखता है बच्चे के करियर में। कोचिंग लगाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे की पर्सनल केयर, पर्सनल अटैचमेंट बहुत जरूरी है जी। मैं उन पेरेंट्स से जरूर ये कहना चाहूँगा कि जिनने कोचिंग अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को कोचिंग तो लगा दी है, उसके साथ साथ अपने बच्चे पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या बच्चा हमारा शिक्षा के साथ साथ कोई दूसरी चीज़ तो नहीं ले रहा। क्योंकि शिक्षा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिल जाएगी। अगर बच्चे के डायरेक्शन भटक गई तो वो कंट्रोल लाना अपनी जगह बहुत टफ हो जाएगा। तो कोचिंग लगाने के साथ साथ उन पेरेंट्स को अपने बच्चों पर इतना ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और जिन टीचरों पर बच्चा पढ़ रहा है उन टीचरों के साथ उन पेरेंट्स का इंटरेक्शन ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स का जब इंटरेक्शन टीचर के साथ होता है समय समय पर, नियमित समय पर, अगर पेरेंट्स टीचर के साथ मिलते हैं तो मुझे लगता है बच्चा अपने मार्ग से नहीं भटकता। कई बार मैं भी नोटिस करता हूँ कि बच्चा, पेरेंट्स को समय भी नहीं होता, वो अपने फी भी बच्चे के हाथ से देते हैं कि जाओ तुम जमा कर दो, मतलब उनको इतना समय भी नहीं होता। हम उनसे पूछते हैं क्यों? सर समय ही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि अगर आपके बच्चे के लिए आपके पास ही समय नहीं है तो ये समय कहाँ से आएगा, कौन देगा उस समय को? तो मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम के पीरियड में बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, मोटिवेट करें। दूसरी बात ये कि हमारा बच्चा अगर पढ़ता है, मेहनत करता है, तो रिजल्ट के लिए उसे ताना ना दें। कई बार हमें नहीं पता होता
क्योंकि एग्ज़ाम उसने दिया है, उस 3 घंटे में उसके साथ क्या हुआ है ये वो जानता है, आपकी फीलिंग नहीं जानती। अगर उसने मेहनत की है ईमानदारी से और एग्ज़ाम दिया है ईमानदारी से, परिणाम आए ना आए, एक दिन बच्चा आपका जीतेगा। भरोसा आपको रखना पड़ेगा अपने बच्चे पर, क्योंकि आप भरोसा नहीं करेंगे तो आपके बच्चे पे कौन भरोसा करेगा। इसलिए उन पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्ट्रेस प्रेशर ना दें ज़बरदस्ती। स्ट्रेस और प्रेशर देने से बच्चे का जो ओरिजिनल टैलेंट होता है वो दब जाता है, जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता। कई बार हम उसे बहुत लोड देते हैं, तो लोड देने के चक्कर में जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं कर पाता। वो हमेशा फोकस करता है कि मैं अपने मार्क्स कैसे बढ़ाऊँ। उसकी लड़ाई सिर्फ मार्क्स की होती है, क्योंकि बचपन से फर्स्ट क्लास से बच्चे को 10th क्लास तक स्कूल जब जाता है तो पेरेंट अक्सर पूछते हैं तेरे मार्क्स कितने आए। मैंने कभी देखा ही नहीं कि पेरेंट्स कहता है कि बेटा आज तुमने स्कूल में सीखा क्या, आज तेरी केमिस्ट्री के टीचर ने क्या सिखाया, तेरे फिजिक्स वाले सर ने क्या सिखाया। कभी नहीं पूछते पेरेंट। सर पूछते हैं साइंस में मार्क्स कितने हैं, मार्क्स बताने के बाद फिर पूछते हैं तेरी रैंक क्या आई। हम बच्चों से सिर्फ यही चाहते हैं मार्क्स मार्क्स मार्क्स। हमारा बच्चा भी मार्क्स की तैयारी में लगा रहता है, सीखने की में नहीं लगा रहता। और ये फर्क तब पड़ता है जब बच्चा 11th क्लास में आता है। 11th क्लास में हम उससे कहते हैं कि हमारा बेटा 98% बना है, 10th में 97 बना है, और हम कहते हैं वो ब्रिलियंट है, बहुत टॉपर है, स्कूल का टॉपर है। जब वो कोचिंग जाता है वही बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन में, नीट की प्रिपरेशन कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसने पहली से 10वीं क्लास तक सिर्फ तैयारी मार्क्स के लिए की थी। सीखने के लिए कभी तैयारी नहीं की, जीतने के लिए कभी तैयारी नहीं की थी। उसने अपने ब्रेन को खुल के जिया ही नहीं था। वो कभी अपने मतलब जो सोचने की एबिलिटी थी उसको उसने डैमेज कर दिया, स्पॉइल कर दिया टोटल। जहाँ वो सोच सकता था उसने सोचना बंद कर दिया। तो बच्चे को इतना प्रेशर ना दें कि बच्चा अपने ओरिजिनल टैलेंट से, ओरिजिनल मार्क्स से भटक जाए। बच्चे को मोटिवेट करें, समय समय पर नियमित रूप से मोटिवेट करें, उसे मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करें। रिजल्ट लाने के लिए रिजल्ट अपने आप आएगा, बच्चा मेहनत करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिजल्ट जरूर आता है। मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके रिजल्ट हमारे 12th क्लास में आए, कुछ ऐसे थे नहीं आए, कुछ के इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचने के बाद है, कुछ के रिजल्ट बीटेक एमटेक बीटेक के बाद एमटेक में है, कुछ के रिजल्ट कैट करके आए, कुछ के रिजल्ट कंपनी में जॉब लेने के बाद आए। सफलता कभी निर्धारित नहीं होती, वो कभी भी मिल सकती है, और कब मिलेगी कब तक मिलेगी ये भी नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि लड़ाई तो हमेशा है। पहले सिलेक्शन की लड़ाई है, फिर कॉलेज में एक अच्छी सीट की लड़ाई है, फिर कॉलेज में एक प्लेसमेंट की लड़ाई है, प्लेसमेंट मिलने के बाद कंपनी में सेटल होने की लड़ाई है, फिर कंपनी में बड़े पैकेज की लड़ाई है, फिर बड़ी कंपनी में स्विच करने की लड़ाई है। ये लड़ाई जीवन भर करती है। तो हम ये ना माने कि कहीं अगर वो पहले पड़ाव पर फेल हो गया तो जिंदगी भर फेल होगा। बहुत सारे रास्ते मिलेंगे उसे जीवन में सफल होने के लिए। तो मैं उन पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे में टैलेंट होता है, बस उसे सही समय पर निखारा जाए और सदैव पॉजिटिव दिशा में उस पर काम किया जाए। माता पिता रहते हैं, टीचर नहीं बनना चाहिए सब। टीचर बन जाते हैं सब गड़बड़ हो जाती है। टीचर का काम टीचर के हाथ में सौंपी है। माता पिता बनिए। पर्सनल केयर, पर्सनल अटैचमेंट बच्चे के साथ बना रहना चाहिए अगर जीतना है बच्चे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही हमारे स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं आज, उनको बहुत ही ज़रूरी और अहम जानकारी दी है। तो लिसनर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अपने एग्ज़ाम्स को लेके अब इतना स्ट्रेस शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर ने आपको एक बहुत ही सीधा और आसान रास्ता बताया है किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम्स को टेंशन फ्री होकर दे सकते हैं। तो सर, आप आज यहाँ आए, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लिसनर्स, आपको भी कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है हमारे साथ। ऐसे ही हम और भी जानकारी लेके आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए बिंदास होकर बिंदास बजाइए।